हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से भी सीखी है, बिकॉज उन्होंने वही एक बात मुझे बोली कि सेवा का माध्यम चाहे कोई भी हो लेकिन भाव एक ही होना चाहिए। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ये एक मीठी नोकझोंक होती रहती है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि आपको तो मुझे मेरे पैर पड़ने चाहिए, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, देखिए कि कहाँ से कहाँ आपको लाके खड़ा कर दिया क्लास नेम पे। तो मैंने बोला अच्छा आपने ऐसा कुछ काम किया कि मुझे आपके पैर पड़ने चाहिए। गुजरात फक्त भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बन चुका है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो अनसॉल्व नहीं रहेगा। सरनेम की वजह से मैं ऐसी हूँ या मुझे ये सब कुछ मिला, पर मेरे बेटे ने आपके लिए कहा है कि आप रविंद्र के जीवन में हैं इसलिए वो इतना अच्छा खेलते हैं। सो हियर इज दिस कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। आज दिन भर का सत्र रहा रे बाबा, और हम लोगों ने आज कई एक्सपर्ट के साथ में सेशन किया। पीछे की जो जनता है, ये यूथ है, इतना शोर एक या दो दफ़े देखने को मिला जितना आपके नाम को लेकर जैसे आपने एंट्री की। ये पॉपुलैरिटी का राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पांचजन्य मुझे आमंत्रित करने के लिए, मेरे विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए, और ये जो आपने सवाल पूछा उनका जवाब शायद आपको ऑडियंस में से ही मिल गया। और लकीली आई एम नॉट टेकिंग दिस क्रेडिट फॉर माई सेल्फ। मैं जडेजा जी को ही पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज जो भी हूँ, जिधर बैठी हूँ, वो शायद ये लास्ट नेम और उस लास्ट नेम ने कहीं ना कहीं मुझे पुश दिया है कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ और देश के लिए कुछ करूँ। तो फिर ये मतलब पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर खैर आपकी शादी हो गई, अब आप खेल संभाल रही हैं। ये इस जर्नी को आप कैसे देखती है? ये सोचा था या शादी के बाद ये चीज़ें होती चली गई? सर जी बात तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं छोटे से स्पान से शुरू करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ ज़्यादातर यूथ और जो एज डिफरेंस है उतना ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं यूथ से कनेक्ट कर पाऊँगी, ऐसी मैं आशा भी रखती हूँ, व्यक्त भी करना चाहती हूँ अपने आप को। जो जर्नी जो शुरू हुआ, मेजोरिटी सबको पता है, बिकॉज मीडिया के माध्यम से बहुत ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती है किसी के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो। सो आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम सब में एक नोशन, एक थॉट रहता है कि देश के लिए कुछ करना है, स्पेशली यूथ। अच्छी अच्छी मूवीज़ आप देख लो देशभक्ति की, तो वो भी आपको एनकरेज और मोटिवेट करती हैं। तो मेरे किस्से में भी वही एक था, और मैं अपने क्लास में इकलौती स्टूडेंट थी एज ए फीमेल। और उसके बाद देशभक्ति का जुनून, जज्बा इतना दिमाग में कहीं बैठा हुआ था, तो इंजीनियरिंग के बाद मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। संजय सर कदाच आप कनेक्ट કરી શકો। સિવિલ સર્વિસીસમાં મારે જવાનું હતું, આઈએએસ આઈપીએસ બની અને પોલિસી મેકર્સ બનવું હતું, દેશના ફ્યુચર્સ માટે, લોકો માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા હતી। સો આઈ વેન્ટ દિલ્હી, ત્યાં 3.5 વર્ષ રહી અને શીખી શકી કે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ગુજરાતીઓ ક્યાં કમ્પીટ કરે છે। નાવડેઝ ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે, પ્રોસ્પેક્ટિવ્સ બદલાઈ ગયા છે, લાઈફના જોવાનો નજરિયો બદલાઈ ગયો છે, પણ ત્યાંના यूथ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીને, बिकॉज અત્યારે અહીં ઘણી સારી સંખ્યામાં સ્ટુડન્ટ્સ અવેલેબલ છે, ત્યારે મને હું જ્યારે મારો વિદ્યાર્થી કાળ હતો, मेरा जब विद्यार्थी काल चल रहा था, दैट उस समय में मैं कहीं समझ पाई थी कि हमारा जो गुजरात का यूथ है वो इतना सक्षम है या नहीं है। अब है, लेकिन मेरे समय में क्या रहता था कि वहाँ JNU के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो किसी भी विषय वस्तु के साथ आपके साथ डिबेट कर सकते हैं, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे कोचिंग क्लासेस में हो। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। देन आई एंटर्ड इनटू डिफेंस सर्विसेज। देशभक्ति का पूरा माहौल, कि मैं अपने आप में जिनको रोल मॉडल समझती हूँ, जिनको रियल हीरोज़ मानती हूँ मैं, वो हमारे डिफेंस, हमारे जो सोल्जर्स हैं ब्रेव, उनको मैं ध्यान में रख के कुछ देश के लिए करने का हमेशा हौसला है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। तो देन आई एंटर्ड इनटू डिफेंस सर्विसेज, इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल एंट्री के माध्यम से, बिकॉज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो ग्राउंड ड्यूटी के तौर पे आई क्रैक्ड रिटर्न
फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट ये आप अभी डिसाइड हो सकता है, बट एट दैट टाइम लगा था कि आई एम सो मच अनफॉर्चुनेट कि जब मेरा एसएसबी आने वाला है तभी मेरी सगाई ऐसे इंसान से, ऐसी पर्सनालिटी से होने वाली है जिनके डायरेक्शन हमारे दोनों के डायरेक्शन बहुत ही अलग दिशा में जा रहे हैं। उनकी सेलिब्रिटी लाइफ है, मेरी नॉर्मल स्टूडियस लाइफ है। मैं देश के लिए परोक्ष मैनर में कुछ करना चाहती हूँ, वो देश को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक जो वैचारिक मतभेद होते हैं दो इंसानों में, जो आप लग्न के बंधन में आप जुड़ने जाते हो, तब आपको पता चलता है कि लाइफ कहाँ से कहाँ कौन सी डायरेक्शन में आ चुकी है। तभी ऐसे बहुत सारी घटनाएं फ्रीक्वेंटली हुई मेरे साथ कि मैं जो ये अपना सपना है वो कहीं मेरा पीछे छूट गया। देन आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द टीए, टेरिटोरियल आर्मी, कि मैं ये तो कर ही पाऊंगी, शादी हो गई, ये हो गया, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू बी देयर इन यूनिफॉर्म। तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। एक आध दो ऐसे इंसिडेंट भी मेरे साथ हुए, उसी दौरान हुए। देन माई हस्बैंड एंड माई फैमिली दे पुश्ड मी, स्पेशली माई हस्बैंड। अभी कल ही उनसे बात हो रही थी, फैमिलीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मैचेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं नहीं हूँ उसकी मैं भड़ास निकाल रही थी उन पे तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, तो कल ही उन्होंने मुझे एक बात रिकॉल करवाई कि मैं तुझे पहले से ही एक चीज़ के लिए फोर्स करता आया हूँ जब से हम ये रिलेशनशिप में आए हैं, कि तुझे सिर्फ मिसेस जडेजा बन के रहना है या तुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो ये उनका पहले से था। और कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष अगर सफल हो गया तो उसके पीछे उसकी पत्नी, उसकी माता, उसकी बहन और उनके पूरे परिवार का सहयोग रहता है। मेरी लाइफ में भी कुछ वैसा ही था कि अगर आपको आगे जाना है तो आपका फैमिली, आपके हस्बैंड, आपका भाई, आपके माता पिता, आपके सबका आपको सपोर्ट रहता है, तब आप ये अचीव कर सकते हैं। तो बिहाइंड द बैक स्टेज उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ अपने आप से कर सकूं, और उसी दौरान मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी थी फॉर द सोशल एंड नोबल कॉज। और फिर लेट 2018 हम हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से मिले, नरेंद्र मोदी जी से मिले। उनके साथ एक विचार विमर्श करने का मुझे एक जो मौका मिला, अपने आप को मैं बहुत ही खुशकिस्मत और लकी मानती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और ये जो एक डिस्कशन उनके साथ हुआ मेरा, उन्होंने बातों बातों में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मोटिवेशनल बातें भी की, बिकॉज तब मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग कर रही थी। तो इस ए नॉर्मल यूथ को आप कैसे देखते हैं, उसी तरह सर ने मुझे गाइडेंस दिया अपने आप से। और बातों बातों में उन्होंने एक छोटी सी बात रख दी कि ये भी एक फील्ड है जहाँ रहकर भी आप अच्छे काम कर सकती हैं, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप ज्वाइन करें तो सेवा के माध्यम से वहाँ लोगों की आप अच्छे से सेवा भी कर सकती हैं, पॉलिसीज भी बना सकते हैं, और लोगों को जितना आप यहाँ से नहीं कर पा रहे उतना ये मंच से आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये पीएम मोदी ने आपसे कहा जी बिल्कुल। तो और क्या चाहिए फिर आपको? मतलब पीएम खुद कह रहे हैं कि आ जाइए राजनीति में, तो ये तो बहुत अच्छा है। परोक्ष एक टिप्पणी के रूप में था कि आप ये क्यों नहीं देख रही है, बिकॉज हम अगर मैं यहाँ नहीं होती और मैं वहाँ होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्रिटिसिज्म करना, जिन पर बोलना, टिक्का टिप्पणी करना बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज वी आर वेरी मच ओपन टू क्रिटिक समवन और सोसाइटी और सिस्टम। बट उसमें आके, उसमें रह के विद इन द कुछ साफ करना है, अच्छा करना है, लोगों के बेटरमेंट के लिए आपको कुछ सोचना है, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो यही बात सर ने मुझे 18 में बोली। देन 19 में मेरा पार्टी में मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं जामनगर, मेरा जो होम टाउन, अभी ससुराल भी है और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उसके आसपास के 200 जितने गांवों में मैं घूमी हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के लिए घूमी हूँ, महिलाओं को स्पेशली शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, राजकीय और इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल, ये कैसे किया जाए वो मैं उनको समझाती, उनको हेल्प करती, और मेरे ट्रस्ट के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति हम बोलते हैं जिसको, वो पावर को, वो ताकत को आगे लाने के लिए थोड़े बहुत प्रयास किए। और यहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, जो अभी रिसेंटली 2022 में आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, आप एमएलए भी हैं, और अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो तो चूज किसको करेंगे? सर जी, आई ऑलरेडी नहीं, मैच चल रहा हो अभी तो अभी चेन्नई में मैच हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी रविंद्र जडेजा जी ने। थैंक यू सो मच।
बट आई चोज ऑलरेडी बिकॉज अभी जो मेरा जो स्टैंड है वो डेफिनेटली ड्यूटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। तो सभी प्लेयर्स की वाइफ्स थी वहाँ, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी, वो सभी पूछ भी रहे थे कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। मैंने बोला नहीं, अभी तो हमारी अमृत कलश यात्रा हम शहीदों के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा एज ए भारत के नागरिक होने के तौर पे एक शहीदों को वंदन और अभिनंदन करने के तौर पे हमें जो एक जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का और उत्तरदायित्व है वही मुझे निभाना चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ सर जी। एक चीज़ और कि अब चूँकि पब्लिक लाइफ में बहुत सी चीज़ें, गुजरात बाकी राज्यों से अलग है, यहाँ पर इस फील्ड में आके, राजनीतिक में आके, सामाजिक क्षेत्र में आके कुछ बदलाव आपने महसूस किया है आज की, यानी कि आपकी जो कंटेम्प्रेरी एज ग्रुप में जो लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनकी नज़र में पॉलिटिक्स को लेकर सोच किस तरह से बदली है या फिर वो आगे आने वाले में कितना उत्साहित रहती है? सर वी आर यंग गन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जितना भी यूथ है अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग उनके मन में कोई संशय है या शंका है तो आपके पास बेस्ट माध्यम है कि आप इस माध्यम से भरपूर सेवा कर सकते हैं, लोगों के बेटरमेंट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं और देश का, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आपके विस्तार का बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यही बात हमने हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से भी सीखी है, बिकॉज उन्होंने वही एक बात मुझे बोली कि सेवा का माध्यम चाहे कोई भी हो लेकिन भाव एक ही होना चाहिए। तो वही बात मैं अपने अंदर रह के ये करने का, और जितने भी यूथ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं वही उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हम बहुत ही ज़्यादा, जैसे देशभक्ति की बात हो और हमारे देश की बात हो तो यूथ सबसे ज़्यादा पम्प्ड अप हो जाता है ऐसी चीज़ों में। तो ये भी एक माध्यम है, आप कार्यकर्ता के तौर पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी चल रही है तो उनके माध्यम के तौर पे भी आप सेवा कर सकते हैं और यूथ को प्रेरित कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्टिकुलरली मानना है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था मैच के बाद, आपने मिलने गई थी अपने पति से और आपने उनके पैर छुए थे, जिसको कि लेकर बहुत वायरल हुआ था। हम भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, लेकिन आपका क्या अनुभव था और उसके बाद जो रिएक्शंस आया था उस पर आपने क्या कुछ आपको महसूस हुआ है, क्या रहा वो? सर जी ये जो बता दें, क्योंकि बहुत से जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा कि भाई मैच के बाद तो खिलाड़ी सेलिब्रेट करता है। आमतौर पर जो हम भारतीय लोग मैच के बाद जो खिलाड़ियों को देखने के आदी रहे हैं वो इस तरह की तस्वीर देखने के आदी नहीं थे। वो बड़ा एक आश्चर्य, सुखद आश्चर्य था लोगों के। सर जी मेरे लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये मीडिया ने वायरल नहीं किया था, ये वहाँ के जो दर्शक मौजूद थे उन्होंने रील्स बना के ये वायरल किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जहाँ वो ऑडियंस थी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरे एक छोटे से जेस्चर को उन्होंने इतना अच्छे से सवारा, पोर्ट्रे किया और लोगों के सामने रखा। और ये इसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी है जो बहुत ही लाइटर नोट में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ये एक मीठी नोकझोंक होती रहती है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि आपको तो मुझे मेरे पैर पड़ने चाहिए, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, देखिए कि कहाँ से कहाँ आपको लाके खड़ा कर दिया क्लास नेम पे। मैंने बोला अच्छा आपने ऐसा कुछ काम किया कि मुझे आपके पैर पड़ने चाहिए, ऐसा कुछ करो देन आई विल सी कि क्या करते हैं। तो वो जो एक मैच का मोमेंट था, बिकॉज सबने ऐसे मान लिया था कि नहीं मैच तो गया आज से अभी, बिकॉज जीटी वॉज ऑलरेडी लाइक सेलिब्रेटिंग कि हम जीत रहे हैं। और स्पेशली हमारे जो टीम लीडर है तला महेंद्र सिंह धोनी, तो उनके लिए सब कुछ जायज़ है। लाइक उनके लिए अगर कोई भी प्लेयर से आप पूछेंगे कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा, वो उनका एक जो लीडरशिप है, उनकी जो एक टीम स्पिरिट है, स्पोर्ट्स को लेके उनकी जो फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं था कि भाई ये जो जीत है वो हम सब मिलके एमएस को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं कि उसके लिए तो ये जीत होनी ही चाहिए। बिकॉज एट द एज ऑफ 40-41 स्टिल यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन सम स्पोर्ट्स। उनकी बैक में प्रॉब्लम है, ही इज़ नॉट एबल टू रन बिटवीन द विकेट्स प्रॉपरली, स्टिल ही इज़ डूइंग फॉर हिज टीम एंड ही इज़ नॉट स्टिल हैंगिंग हिज बूट्स। यस। तो वो मैच हम जीते और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने वो विनिंग शॉट खेला तो मैं ब्लैंक थी, कम्प्लीटली ब्लैंक। अभी भी मेरे गूज़बम्स वो मेमोरी को याद करती हूँ तो स्टिल आई फील। और उसके बाद जाके फिर मैंने सीधा जेस्चर वही एक आया दिमाग में, वो मैंने कोई प्री प्लान नहीं था, उनको भी पता नहीं था कि मैं ये करने वाली हूँ। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ये क्या, लाइक व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ।
तो बस वही एक था और वो दिमाग में आ गया, और दिमाग में इसीलिए आया कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा हिंदू जो धर्म है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। आप वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, या फिर गुरुकुल व्यवस्था ले लीजिए, आपको ये बात कहीं ना कहीं दिखेगी, आपको सुनने मिलेगी। या फिर माइथोलॉजिकल आप कोई भी सीरीज़ देखते हैं, वो आपको यही एक संस्कार कन्वे करना चाहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिनसे आप प्रभावित होते हैं, आपके जीवन पर उनका गहरा असर होता है, अगर आप उनके चरणों की रज अपने आप को माथे पे लगा के समेटते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी भी हमें कहीं ना कहीं मिलती है। तो वही एक दिमाग में था। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ तो हमें बचपन से ही पैर छूने, आशीर्वाद लेने का ये जो पूरा जो एक हमारा टिपिकल संस्कार है, वो हमें दिया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। ये इतना बड़ा बन जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। अब गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात की हम बात करते हैं। आपने गुजरात में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, खासकर यूथ में परिवर्तन आया है, इसकी बात भी करी है। किस तरह का आने वाला समय देखती हैं आप? क्योंकि गुजरात अब एक न सिर्फ एक मॉडल हो चुका है, बल्कि अब बाकी स्टेट्स के लिए भी एक फॉलो करने वाली बात है। यहाँ के यूथ को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर जो गुजरात मॉडल की बात हम करते हैं, ये कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में कितना आप इसको बढ़ता है? जी बिल्कुल। और मैंने ये बात पहले भी अभी यूथ से कही कि जितना हो सके उतने हमारे जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे संस्कार, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं तो देश विदेश में घूमी हूँ, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको जितना हमारे देश के प्रति रिस्पेक्ट है, हमारे कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट है, और जिस हिसाब से कोई अगर त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल या फिर कुछ भी कोई स्पेशल दिन होता है, जो स्ट्रॉन्ग विलिंग के साथ हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति के स्ट्रॉन्ग विलिंग के साथ जिस हिसाब से वो पोर्ट्रे करते, तो मैं तो यूथ से वही कहना चाहूँगी कि गुजरात फक्त भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बन चुका है। बहुत ऐसी हस्तियाँ, विभूतियाँ हमारे गुजरात ने विश्व को दी हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको केंद्र स्थान में रखते हुए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, अभी रिसेंटली बच्चा बच्चा जानता है कि भारत वर्ष को आगे बढ़ाने में विश्व गुरु बनते, जिसमें जिनका अहम योगदान है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो उनके फुटस्टेप, बिकॉज उनका एक नेचर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद सभी यूथ को ये अच्छा लगे कि जिस हिसाब से वो यंग जनरेशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो छोटे बच्चे को इस हिसाब से ट्रीट करेंगे। मेरे साथ, बिकॉज मैं तो 3-4 बार मिली और उतना गहन उनके साथ मुलाकात मेरी रही है कि 25-25 मिनट तक उनके साथ उनके विचारों से परामर्श चला है। तो आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनका विदेश में इतना बड़ा नाम है। अभी रिसेंटली ही गॉट 76% लोकप्रिय नेता के तौर पे, तो उनका एक आदर्श व्यक्तित्व है। और ये व्यक्तित्व कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हुए तमाम यूथ को भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे ऊपर एक आगवी जिम्मेदारी भी है, बिकॉज ये फक्त हमारे परिवार की बात नहीं है, ये फक्त हमारे कुटुंब की बात नहीं है, ये फक्त हमारे समाज की बात नहीं है, बट ये ओवरऑल बात गुजरात की है, ये ओवरऑल बात भारत की है और ये ओवरऑल बात हमारी है। तो ये व्यक्ति विशेष पे भी निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देकर जाना चाहते हैं, किस हिसाब से जो यहाँ से आगे आप बढ़ते हैं, तो हमारा जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, जो एक भारत क्यों है, वो जो पूरा एक जिस्ट है, वो आपको साथ में अपने खब्बे पे लेके भावी पीढ़ी को सौंपना है। संस्कृति की बात कर रहे हैं हम। एक चीज़ और की है जो कि आपको देखने मिलती होगी, वो है नैरेटिव की बात। सरकार अपना नैरेटिव रखती है बहुत सी चीज़ों को लेकर। एंटी इंडिया नैरेटिव होता है और भारत सरकार भी रखती है। इसको लेकर आज का यूथ, आपकी जनरेशन या फिर आप जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, कितना सोचता है और ये कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ है? नैरेटिव मतलब कि हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीयता की बात करें, भारत के खिलाफ कैंपेन चलता है। हम साबरमती संवाद में दरअसल एक चीज़ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं तो कई दफ़े भारत विरोधी चीज़ें होती हैं। नैरेटिव को लेकर क्या आज का यूथ भारत को लेकर क्या सेंसिटिव हुआ है और आपका अनुभव क्या कहता है? सर, मैं ये क्लियरली बोलना चाहूँगी स्पेशली यूथ को कि अगर कोई भी विषय वस्तु पे आप अपना मत रखना चाहते हैं तो पहले आपका पूर्णतः अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो विरोध के पक्ष में हो या चाहे पक्ष में हो। तो पहले तो पूरा आप, कोई भी बात हो गई, कोई भी विषय आ गया, अगर वो एंटी कैंपेन चल भी रहा है तो आप पहले विषय वस्तु से पूरा परिचय आप लीजिए कि एक्चुअल में क्या है।
जैसे भारत देश की बात हो गई तो अभी बहुत ही ऐसे 2-3 कैंपेन चल रहे हैं भारत के विरोध की बात आती है तब, तो मैं स्पेशली यूथ को ये कहना चाहूँगी कि हमारा एक लौता ऐसा देश है जिसकी संस्कृति पूरे एशिया में सबसे पौराणिक संस्कृति के तौर पे जानी जाती है। आप वेद के बारे में बात कर लीजिए, आप उपनिषद के बारे में बात कर लीजिए, आप ग्रंथ के बारे में बात कर लीजिए, आप महाकाव्य के बारे में बात कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो इन्वेंशन कहीं ना कहीं भारत मूल की संस्कृति, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी पूरी जो व्यवस्था थी, चाहे अर्थव्यवस्था थी, चाहे आयुर्वेदिक थी, जितने भी सारी जो ये हमारी जो टैलेंट, हमारी जो व्यवस्था थी, उनसे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ये जुड़ी हुई है। और मैंने तो बहुत ऐसे वैज्ञानिक भी देखे हैं, बहुत ऐसे अर्थशास्त्री भी उनके बारे में सुना हुआ है कि जो भगवत गीता को अपना आदर्श मान के अपनी खोज की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हम विश्व में कहीं ना कहीं पौराणिक तौर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो ये संस्कृति पे हमें प्राउड हो, यूथ स्पेशली प्राउड करे, बिकॉज पश्चिमी संस्कृति से कनेक्शन हमारा अभी टूटा नहीं है, लेकिन मूलभूत विचारों को कहीं हम ना खोएं, ऐसी रिक्वेस्ट भी इस मंच के माध्यम से आप सभी को मैं करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स अ रियली प्रिविलेज। ऐसी महान विभूति हस्तियों को हमने जन्म दिया, इस भूमि ने जन्म दिया। और एक चीज़ खास जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने में अहम भूमिका है कि आप विश्व के किसी भी देश को ले लीजिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको माता के तौर पे माना जाए। एक भारत हमारा देश लौता ऐसा है कि जिसे हम भारत माँ के रूप में जानते हैं, और माँ का दर्जा दिया जाने वाला ये देश, और इस देश की संस्कृति, इस देश की विविधता, इस देश का पौराणिक इतिहास, वारसा जो भी है, कल्चर, डाइवर्सिटी, ये संजो के रखना, इसका प्रोटेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे जो नेगेटिव नैरेटिव्स हैं वो यूथ को स्पेशली, ऐसे सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल भी होता है कि कोई भी नेगेटिव बात हो आपके सामने अगर रख दी जाती है तो आप पहले पूर्णतः उसका अभ्यास करें, मूल तक जाए, तभी जाकर आप कोई टिक्का टिप्पणी करें या उसके समर्थन में, उसके पक्ष में अपना विचार रखें। ऐसे नहीं कि जैसे ये ट्रेंड चल रहा है या फिर ट्विटर पे वायरल हो रहा है तो अपना भी समर्थन दे दिया। समर्थन देने से पहले, बिकॉज मेरे करने ना करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एज एन इंडिविजुअल इट रियली मैटर्स कि हमारे विचार पूरे समाज को, हमारे कुटुंब को और भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो एज ए जैसे जागृत यूथ के माध्यम से आप सभी से यही एक विनती रहेगी कि ऐसे कोई भी नेगेटिव नैरेटिव्स चल रहे उसका सपोर्ट ना करें। हमारा जो देश, हमारी जो गरिमा है, उसको बनाए रखना हमारे हाथ का काम है, और आगे जाके भी भावी पीढ़ी को अगर आप देखते हैं तो वी आर द रोल मॉडल्स फॉर देम। नहीं, पर ये अनुभव आपका कैसा रहता है? मतलब ये आज का यूथ के बाद में कहा जाता है कि पेशेंट नहीं है, उतनी संभवतः वो स्टडी भी नहीं करते हैं, लेकिन सडनली रिएक्शन आता है। सोसाइटी बाइनरी में बटी दिखाई देती है। हमारी नैरेटिव को लेकर इंटरनेशनली इजराइल और हमास के बीच में झगड़ा है, यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं। ऐसे में आप किस तरह से, आपकी जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है जनता से रिएक्ट करते हुए? सर, वही बात मैंने अभी बोली कि अपने माध्यम से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगुनी बढ़ती है कि मैं अपने माध्यम से भी जो सत्य है, जो फैक्ट है, और मैं जितना जान सकी हूँ, बिकॉज यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी कि जो अभी एंटी मूवमेंट कुछ चल रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा हिंदू जो धर्म है, उसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें, ऐसी नैरेटिव्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय पे डिबेट, टिक्का टिप्पणी हो रही है। बट आप एक बात आप थोड़ा दिमाग से अगर सोचते हैं कि 80% जो आबादी है वो हिंदू धर्म और सनातनी के पक्ष में है, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उसे मानने वाली जनता है हमारे साथ, फिर भी जो उकसाया जा रहा है, जो यूथ का जो एक सडन रिएक्शन होता है, या फिर हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यूथ जो है वो नास्तिकता के तौर पे आगे बढ़ता है, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी, इट्स कंप्लीट साइंस। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान जितना भी हमने दिया है, चाहे आप ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, या फिर चरक संहिता ले लीजिए, या फिर सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, मैं तो यूथ से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप कुछ ना पढ़े। मैं आपको इसमें से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने को, अर्जित करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बात, एक किताब और एक जो हम जिसे मूल मंत्र के तौर पे भारतवर्ष जो अपना रहा है वो आप डेफिनेटली करिए, वो है भगवत गीता। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे भारतवर्ष की बात हो, चाहे आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आपकी सोच में, वो सोच जैसे वैश्विक लेवल पर बहुत ही बड़ा परिप्रेक्ष्य अगर रखती है, तो आप अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं
तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो अनसॉल्व नहीं रहेगा। तो मैं अपने माध्यम से वही एक कन्वे करना चाहूँगी मैसेज कि अगर डिलेमा है तो उसका सॉल्यूशन भी विदिन है। और ऐसे जब ग्रंथ, ऐसे जब शास्त्र, ऐसे जब पुराण हमारे बीच में मौजूद है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी रिएक्शन देने से पहले बी पेशेंट, बिकॉज मेरी भी चाहे मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, बिकॉज एज डिफरेंस इतना नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस थिंग कि सडन रिएक्शन नहीं देना है, पूरा अभ्यास करके फिर आपको बताना है। तो ये आपको पेशेंस और फ्यूचर बेटरमेंट के लिए आपको ये जो हमारी जो माइथोलॉजिकल बुक है वो आपके बहुत ही बड़े काम आएगी। और दिस इज़ नॉट, आप उसे स्टोरी की तरह पढ़िए, माइथोलॉजिकल ऐसे ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि ये बोरिंग है, ये क्या इसमें लिखा, नहीं, इट्स रियली यूजफुल। और आपको डे टू डे आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो इस किताब के माध्यम से आप डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, बड़े अच्छे से आपको सुन रही है, आपकी पॉपुलैरिटी का भी अंदाज़ा है। अगर कोई लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, ये मैं लगातार कहता रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं। हाँ, हमारे ये दिनेश मानसेरा वरिष्ठ पत्रकार। बात करेगी, मेरा उस समय दिमाग ने ये बात करी कि मैं उनके फौज हूँ, क्या वो बात दिल ने करी या दिमाग ने करी? सर जी, जैसे बोलते हैं ना कि जब दिल की बातें हावी हो जाती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो वो हो गया, ठीक है। फिर जैसे यूथ, अभी सर ने बोला ना कि हम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, तो कुछ भी करने से जब दिल की बात आती है ना तो कंट्रोल फिर दिमाग के पास नहीं रहता। एम आई राइट और नॉट? क्या बात। बाबा, आपसे एक चीज पूछूंगी, आपका जो सर्कल है, क्रिकेटर्स की जो वाइफ्स का सर्कल है, उनका एक लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, एंड द पाथ यू हैव चोजन इट इज टोटली डिफरेंट। तो एक हमने तो देखा है कि फैमिली की तरह रहते हैं, जो सेलिब्रिटी स्टेटस हम देख रहे हैं, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं मिस हो रही हूँ उस जगह? मैम, आपने परफेक्ट वर्ड चूज़ किया जो मैं अपने आप के लिए चूज़ करती हूँ, और मैंने हस्बैंड को भी वही बताया कि आई एम कंप्लीट मिसफिट इन योर सराउंडिंग। क्योंकि मेरा जो एक थिंकिंग था, मैं स्टूडियस थी, सर्व करना था, सेवा करनी थी, उसी माध्यम से मुझे आगे जाना था। तो मैंने कहीं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे व्यक्ति विशेष से शादी करूँगी। इट्स अ रियली प्रिविलेज फॉर मी ऑल्सो। बट जो लाइफस्टाइल रहता है, बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें भी होती है, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो अलग ही डायरेक्शन में है। और होपफुली आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये मुझे मिला, और ये इंस्टिंक्ट के ज़रिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, वही एक मेरा सोल एम है। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अब ये मत कहिएगा कि रविंद्र जडेजा मेरे फेवरेट। वो तो सर होंगे ही ना, उनसे शुरू होता है, उनसे नहीं, मैंने खत्म बहुत होता लोगों है। को सुना है कि जैसे सचिन के अलावा MS धोनी की बात आती है। महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स। उसके बाद आता है मेरा हस्बैंड, ये दो ही है सर। अच्छा जी। रीवा बाजी, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आदरणीय रविंद्र सिंह जाडेजा तो आपके हैं रोल मॉडल, पर ऐसी कौन सी फीमेल आपके जीवन में है, महिला, जिसको आप रियली अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? क्योंकि आप अपने आप को इतना अच्छे से कैरी करती हैं कि आपको देख के सुपर पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स। बट मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं आप सभी से इंस्पिरेशन लेती हूँ रोज़-बरोज़ की ज़िंदगी में। जितना हम आम लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं वो हम कहीं से नहीं हो पाते, बिकॉज मैंने 200 गांव घूमे, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं जिस हिसाब से अपने आप को कैरी करती है, जिस हिसाब से हाउस होल्ड संभालती है, खेती बाड़ी संभालती है, बच्चों को संभालती है, और इतनी स्ट्रगल में भी दे आर स्टिल स्माइलिंग, एन्जॉय द लाइफ फुलेस्ट। तो ये भी एक मेरा रोल मॉडल के तौर पे मैं लेती हूँ, सीखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जिनको एडमायर करती हूँ, मानती हूँ, वो है सुधा मूर्ति जी। जो सिंप्लिसिटी, जो द वे शी थिंक्स, और उनका जो एक जीने का जो तरीका है, तो मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज जितना आप सिंपल, जितना आप सादगी को लेके चलते हैं, उतना ही आप ग्रेसफुली अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं। Rivaba, here is a compliment for you. My son could identify you from our collective poster, जिसमें हम सभी के फ़ोटो थे, and he said, आप जब से आई हैं तब से कह रही हैं मेरी सरनेम की वजह से मैं ऐसी हूँ या मुझे ये सब कुछ मिला, पर मेरे बेटे ने आपके लिए कहा है कि आप रविंद्र के जीवन में हैं, इसलिए वो इतना अच्छा खेलते हैं। सो हियर इज दिस कॉम्प्लीमेंट फॉर यू।
means a lot, but it's a vice versa kind of thing because lagna जीवन marriage life it's all about to push each other और दोनों को एक दूसरे को nurture करना, एक दूसरे को आगे बढ़ते रहने में अपना सहयोग देना. It's all about marriage and I'm really privileged. आप please अपने बेटे से बोलिए कि really I'm really blessed and thankful कि ऐसा विचार उनके मन में आया. But I tried my level best to support him. यहाँ पर आए बहुत से लोगों की तो विचार बदलने वाले हैं आपको लेकर, जो उन्होंने आपको कम सुना होगा. जी नमस्ते मैडम. नमस्ते. कैन आई एक्सप्लेन इन गुजराती? हाँ, गुजराती. પ્લીઝ ગુજરાતી તો હું બહુ કમ્ફર્ટેબલ છું. મેમ તમારી પ્રોફાઇલ મેં જોઈ છે, હું ભાવનગરનો છું. અચ્છા. હા, તમે મિકેનિકલ એન્જિનિયર છો. જી. બીઈંગ લેડી મિકેનિકલ એન્જિનિયર, પછી રાજકારણ, એટલે આમ એટલે થોડું આ ऑफबीट थोड़ा हिंदी वालों को भी बता दो कि क्या पूछा और आप क्या बोल रही हैं. सर वो पूछ रहे कि जैसे मैकेनिकल फील्ड होता है वो लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें एज ए आप लेडी के तौर पे आप अच्छा. हाँ वो कैसे इट्स अ रियली ऑफबीट काइंड ऑफ प्रोफेशन और जो आपका जो क्या बोलते हैं शैक्षणिक जो आपका है वो अलग कुछ आपने चूज़ किया. एज ने हाँ बस एज. फिर उसके बाद सीधा मीन्स राजकारण, विधायक, बहुत सारा मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टेન્ડ. એના માટે એક જ કહીશ કે મારું ઘરનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે, સ્પેશિયલી મારા કાકા મારા પપ્પા એમના વિચારોની આ બદૌલત છે બિકોઝ મને થોડુંક બ્લડનો ફોબિયા હતો એટલે મેં પછી મેડિકલ લાઈન નથી લીધી એટલે એન્જિનિયરિંગ ઓબ્વિયસ ચોઇસ હતી ને આઈ વોઝ ગુડ. હું મેથ્સમાં બહુ સારી હતી એટલે મને એમ થયું કે એન્જિનિયરિંગ ઠીકઠાક કરી લઈશ અને દેન મારા કાકા મારા પપ્પાએ મને એન્કરેજ કરી બિકોઝ મારે તો જે ગર્લ્સનું ડોમિનેટિંગ ફિલ્ડ લેવું તો કમ્પ્યુટર છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, બટ એમની એક વિશ હતી કે આ એવરગ્રીન ફિલ્ડ છે, તું કદાચ આમાં સ્ટેપ ઇન કરીશ તો ઘણી બધી દીકરીઓને પ્રોત્સાહન મળશે, ઘણી બધી દીકરીઓ જે આ ફિલ્ડને એક્સપ્લોર નથી કરી શકી એ તારા માધ્યમથી કરી શકશે એટલે મિકેનિકલ મેં ચૂઝ કર્યું. બટ હું એના માટે દિલથી મારા ફેમિલીને થેન્ક યુ કહેવા માગીશ બિકોઝ જે ટફનેસ, જે આઉટસ્પોકન, જે કોન્ફિડન્ટ હું આ વર્ષોમાં થઈ છું ए ड्यू टू मैकेनिकल फील्ड ना हिसाबे बिकॉज मेरे क्लास में सर जी 75 बॉयज़ थे और मैं एक ही लड़की थी तो दे वर ट्रीटिंग मी लाइक कि हम तो तुझे लड़के की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट जेंटल और ब्लैक मशीन मिलिंग मशीन के मेरा अगर काम है तो उन्होंने कर दिया, नहीं. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हम फैक्ट्री में विजिट करते थे, पूरा जॉब वर्क करते थे तो एक जो टफनेस और जो आउटस्पोकन नेचर और एक फर्म रहना, स्टैंड टू रहना अपने डिसीजन पे, जो ये जो मुझे मिला वो मैकेनिकल की ही देन है बिकॉज एजुकेशन का प्रकार माध्यम चाहे कोई भी हो लेकिन वो अपने आप में एक अमिट छाप आपके कैरेक्टर पे छोड़ के जाता है. वो मेरे किस्से में भी बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ. देन ऑनवर्ड्स સાહેબ મેં પહેલાં જ કીધું કે મારે મિકેનિકલ એન્જિન કરીને સિવિલ સર્વિસીસ કરવું હતું, એ 8મા 9મા ધોરણથી મારું ડ્રીમ હતું. એટલે પછી દિલ્હી જવાનું થયું, ત્યાં પછી દેશભક્તિનો બહુ વધારે જ પડતું મનમાં ભૂત સવાર થઈ ગયું ઓન અ લાઇટર નોટ. અને પછી જ્યારે એન્ગેજમેન્ટ થઈ અને હું એ ફિલ્ડમાં ના જઈ શકી તો આઈ વોઝ इन डिप्रेशन सर. यस तो मैं शादी की बात सुन के डिप्रेशन हुआ? नहीं, शादी की बात नहीं सर, सपना अधूरा रह गया ना. अच्छा ओके. तो लेकिन आपने टीए ज्वाइन कर लिया था टेरिटोरियल? मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी बेटी हो गई थी उसके बाद आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टीए. तो मैं अपने हस्बैंड को अब आप अगर उनसे मिले और बोले कि रीवा को किस चीज़ का क्रेज़ है जो उसे डाई हार्ट बनाता है, वो बोलेंगे इंडियन एयरफोर्स. वो यूनिफॉर्म, वो पैशन, वो कुछ भी कह लीजिए, देश के आगे कुछ भी मतलब. तो वो जो एक था ख्वाब था वो कहीं पीछे छूट गया. आई वॉज इन डिप्रेशन कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ ये वाला. तब हस्बैंड ने बहुत ही बैक किया, सपोर्ट किया. और मीनवाइल एक जो जो बोलते हैं ना આપણે કહીએ ને કે અર્ક, કોઈ બી તમે ફિલ્ડ ચૂઝ કરો છો તો એની બિહાઇન્ડ ધ બેક તમારી પાસે કોઈક એનો મોટિવ, મકસદ હોય ત્યારે તમે એ ફિલ્ડ ચૂઝ કરવા માગો છો. તો મારો મકસદ દેશભક્તિ, સેવા હતો, તે હું આ માધ્યમથી પણ કરી શકું એવું સમજાવવાવાળા એક તો વડાપ્રધાન શ્રી અને બીજા મારા હસબન્ડ. સો આ એક નાનકડી સ્ટોરી હતી સર. जी एक सवाल पीछे से. हाँ हेलो मैम, मैं मथुरा से हूँ. सो आई एम फ्रॉम कृष्ण जन्मभूमि एंड आई एम डूइंग योर पीएचडी. मैं यहाँ पे पीएचडी की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा जो क्षेत्र है वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में है एंड मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे कर रही हूँ. तो आजकल का जैसे देखा जाता है महिलाओं को अभी तक तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है जेंडर को लेके,
बट जैसे मेरे माता पिता भी हैं तो दे जस्ट थिंक दैट कि अभी उम्र हो गई है तो अभी शादी कर ली जाए, या फिर दे डिडंट सपोर्ट मी फॉर द बिजनेस। मतलब मेरा जो डोमेन है वो मैं फैमिली बिजनेस है एंड मुझे वो ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो आप क्या सोचती हैं कि महिलाओं को कैसे मतलब आने वाले पीढ़ी मतलब आने वाले टाइम में आप कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, ये सोच कैसे बदली जा सकती है एक यूथ को लेके या एक विमेन को लेके बात करी जाए तो? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कहीं ना कहीं सभी लड़कियों को स्पर्शने वाला सवाल है। और एक जो हर जगह जैसे अभी ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर ऐसे कोई कार्यक्रम हो गए, वहाँ एक सवाल बहुत ही कॉमन तौर पे मुझे पूछा जाता है कि आप लड़कियों को क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं। तो मैं एक ही बात कन्वे करना चाहती हूँ एज ए लेडी, एज ए फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, कि आप अपनी बेटियां हैं उनको अगर आप उसके फ्यूचर के लिए कुछ भी एफडी करवा रहे हो, जितना भी कुछ दे रहे हो उसको मैरिज के तौर पे, वो सब चीज़ें साइड में है। मैं गांव में जाती थी तब भी मैं महिलाओं को, माताओं को यही एक चीज़ समझाती थी कि जितना हो सके आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना सिखाइए। आपका बिजनेस है, आप उसको वहाँ लगाइए। जैसे आपने बात बोली कि हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं उसको ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर। आप अपनी वीकनेस, आप अपना स्ट्रेंथ वहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड करके सीख सकती हैं। बट एज ए मैं भी एक बेटी की माँ हूँ तो समझ सकती हूँ कि चाहे कितना भी धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियली वी आर सिक्योर्ड, बट स्टिल मैं अपनी बेटी को अभी से वही एक मुकाम पे लेके जाना चाहती हूँ कि वहाँ वो खुद इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली पर्टिकुलरली फाइनेंशियली सिक्योरिटी अभी के ज़माने और आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे, आपके पेरेंट्स से भी वही एक विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ वो आपको अलाउ करें, आपको एक्सप्लोर, आपका जो नॉलेज है, बिकॉज शिक्षा मतलब अक्षर ज्ञान नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट लिटरेसी, इट्स ऑल अबाउट कि एक डिग्री ले लिया, बायोडाटा में लिखने के लिए आपने एजुकेशन दिला दिया लड़कियों को, ये शिक्षा का पूरा मतलब नहीं है। एजुकेशन मीन्स कि हम किस हिसाब से अपने आप को देखते हैं, हमारा कल्चर किस हिसाब से हमें अलाउ करता है आगे जाने के लिए, और सबसे स्पेशल कि जो भावी पीढ़ी हैं और लड़कियां स्पेशली वो शादी करेंगी, उनका फैमिली भी ग्रो करेगा, तो जो भावी पीढ़ी को किस हिसाब से नर्चर करते, ट्रेन करते, क्या सिखाते हैं, डू और डोंट्स, उन्होंने जो फेस किया वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो खुद अगर इंडिपेंडेंट है तो वो ऑब्वियसली अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट ही बनाना चाहेंगे। और लड़कियों के लिए तो कहा भी जाता है कि वो एक नहीं दो घर को, दो कुल को आगे लेके जाती हैं। तो मैं आपके पेरेंट्स से भी वही एक रिक्वेस्ट, और मेरे प्लीज़ ये जो रिक्वेस्ट है उनको आप कन्वे भी करिएगा कि मैंने बोला है कि वो आपको अलाउ करें, आपका जो फ्यूचर है और आप जो अभी यहाँ कर सीख कर जाएगी वापस, तो उसको वो नर्चर और एक्सप्लोर करने का मौका दें। एक आखिरी सवाल, अब तो 36% सरकार ने, मोदी जी ने भी कर दिया है, इसका कितना फ़ायदा अब महिलाओं को आप देखती हैं? ये अच्छी बात है कि आज का यूथ बदल रहा है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद। जी बिल्कुल सर, मैं एक बात बहुत ही फॉर्मली कहना चाहूँगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की एक अलग आइडियोलॉजी रहती है, और स्पेशली जब हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान जी ने जब से चार्ज संभाला है प्रधानमंत्री के तौर पे, तब वो फीमेल सेंट्रिक जो डिसीजंस होते हैं कि महिलाओं के रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में उनको जितनी भी तकलीफ है, चाहे वो गैस के जो चूल्हे से जलती हुई लकड़ियों की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो विधवा होने के बाद की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फ्री शिक्षा की बात हो गई, गर्ल चाइल्ड की बात हो गई, सुकन्या की बात हो गई, ये जितनी भी पॉलिसीज़ है वो आप देखिए तो। और इवन इन शादी, कुंवर बहनों मामेरू, यहाँ सभी को पता होगा कि लड़कियों को शादी करने में भी ये सारी जो स्कीम्स, योजनाएं हैं वो हेल्पफुल होती है। बच्ची से लेके विधवा तक और वृद्ध पेंशन, ये जो पूरा एक जो लाइफ का स्पान रहता है वो कहीं फीमेल सेंट्रिक जो योजना, जो स्कीम्स हैं, उसे हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, परखा है, और उसी माध्यम से हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो ये मेरे मुताबिक जो 33% का अभी जो सरकार ने अप्रूवल दिया है, तो ये बहुत सारी महिलाओं को, यंग जनरेशन को, और यहाँ बैठी सारी फीमेल मेरे साथ एग्री भी करेगी कि हम अपनी जो समस्याएं हैं वो बहुत बखूबी से जो रखती आई हैं गवर्नमेंट में, वो और ज़्यादा बेहतर भारत बनाने में, बेहतर महिला सशक्तिकरण बनाने में कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रे बाबा, समय निकालने के लिए, आने के लिए। और जैसा यहाँ पर एक स्पीकर ने कहा भाई कि यू एक्सुडेड वेरी द पॉजिटिविटी,
ये एक अपनी अच्छी बात है। पूरे इस दौरान आपने जिस तरह से अपनी बात को रखा है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। आपने समय निकाला, यहाँ पर आई साबरमती संवाद में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रवि बाबा। और काफ़ी यहाँ पे जो युवा हैं वो आज सिर्फ जडेजा की वजह से नहीं, अब आप बाबा जडेजा की वजह से भी आएंगे। भले ही उन्होंने बोला हो कि नाम उनका जडेजा है इसलिए लोग आते हैं, पर आज एक पर्सनालिटी हमने भी देखी, हम सब ने देखी, जो पहले कभी नहीं देखी थी, रवि बाबा की।